morning, dear students. How are you all? I hope you all are good. So students, in this video, we will discuss our book that is Talent and Olympiad of Science of class 8th. So in this video, we will discuss the next two chapters, that is chapter number 14, Chemical Effects of Electric Current, and chapter number 15, that is Some Natural Phenomena according to your NCERT book. So let us now start with the very first chapter, that is Chemical Effects of Electric Current. So the first question, all these questions are multiple choice question. So we start with the very first question, that what is current? So what is current? Current क्या होता है? किसी भी सर्किट के बीच में से चार्ज का फ्लो करना, उसे हम करंट बोलते हैं. तो जब भी किसी सर्किट में से या वायरिंग में से चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? करंट. So what is current? The flow of charge. D option is correct in this question. Now in second question, in electrolytic solution, which of the following acts as a carrier of charge? जब हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें जो चार्ज को कैरी करता है वो क्या होता है? वो आयंस होते हैं. हमने पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं. तो वो ही जो कैटायंस और एनायंस होते हैं, वो आयंस की फॉर्म में ये जो चार्ज को कैरी करते हैं. ठीक है. नाउ द थर्ड इज व्हाट आर इंसुलेटर्स? इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं जो अपने बीच में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करने देते. सो द ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस? मटेरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो अपने अंदर से या अपने बीच में से किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देंगे, तो उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स. ठीक है. Now the next question, fourth, which of the following is a insulator? अब इसमें से एग्जाम्पल बताओ कि जो अपने बीच में से किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करने देगा. तो वुड इज द ऑप्शन ए जो करेक्ट है, क्योंकि वुड अपने बीच में से किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करने देता. जबकि आयरन, सिल्वर और ग्रेफाइट, ये तीनों मटेरियल होते हैं, ये अपने बीच में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देते हैं. ठीक है. Now the fifth question is, which of the following circuit gives the correct way of connecting a LED to light to it up? अगर हमें ये सपोज ये एक LED लाइट है, इसको अगर हमें ग्लो करवाना है, यानी इस लाइट को ऑन करवाना है, तो हमें क्या चाहिए? सर्किट क्लोज्ड होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आप A और C सर्किट में देख सकते हो कि स्विच ऑन ही नहीं है, यानी ये वायरिंग एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं है, तो ये सर्किट क्लोज नहीं हुआ. ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता. नाउ इन दिस, ये दो ऑप्शंस में, इस वाले में आप देख रहे हो कि नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया. इन दिस आप देख रहे हो पूरा सर्किट क्लोज्ड भी है, स्विच एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है ये आपस में कनेक्टेड है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन अ सेल? जब हम किसी इलेक्ट्रिक सेल की बात करते हैं, जो हम अपने रिमोट्स वगैरह में या फिर अपने हम जितने भी वॉल क्लॉक्स होती हैं या जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स वगैरह छोटे वाले होते हैं जिसमें हमें सेल की यूज होता है, तो उन बैटरी वगैरह को ऑन करने के लिए उसमें क्या कन्वर्जन होता है? कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? तो उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ठीक है. क्योंकि सेल्स के बीच में केमिकल प्रेजेंट होता है, उनकी एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती है. सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट के इनमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इट फॉर्म्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, जब जिसके अंदर ये जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल एक बीकर में, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. और जिसके अंदर हमने क्या दिखाया था, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि दो प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. सो इस जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की इसके बीच में फॉर्म होता है, तो इस चीज को हम बोलते हैं इट फॉर्म्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. तो ये इलेक्ट्रोलाइट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया. So fourth option is correct in this. Now question number 8. Which acid is present in lemon juice which act as an electrolyte? अब जो हमने 14.1 एक टेबल स्टडी किया था चैप्टर नंबर 14 में एनसीईआरटी में, तो उसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन यही था कि लेमन जूस के अंदर
कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है और क्या वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आई होप आपको रिमाइंड हो गया होगा। सो सिट्रिक एसिड लेमन जूस के अंदर प्रेजेंट होता है। सो वो क्या है, एक लेमन जूस के अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। ठीक है, नाउ द 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रोलाइट इन अ ड्राई सेल। जब हम एक ड्राई सेल लेते हैं तो उसके अंदर इन सब में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। सो द आंसर इज अमोनियम क्लोराइड। अब मैंने आपको एक लिक्विड में से आप कैसे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हो उसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करवाई थी। उसमें हमने कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड लिया था। आई होप आपको रिमाइंड हो गया होगा। सो वो दोनों हमने लिक्विड सॉल्यूशन में लिए थे। एल्यूमिनियम ड्राई में हम यूज करेंगे। ठीक है, जिंक सल्फेट भी हम इसमें नहीं यूज करते, तो अमोनियम ही क्लोराइड जो हुआ वो इसके लिए यूज होगा ड्राई सेल के अंदर। नाउ द 10th क्वेश्चन इज, इन अ ड्राई सेल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द पॉजिटिव टर्मिनल। सो जब हम एक सेल लेते हैं, ठीक है, जब कोई भी हम एक सेल लेते हैं तो उसके अंदर जो मेटल कैप ऑन द कार्बन रोड, वो पॉजिटिव जो मेटल कैप होती है, एक साइड कैप होती है और एक साइड उस टाइप होता है, तो सेल के दो टर्मिनल्स हुए, उसमें से जो कैप मेटल कैप जिस पे प्रेजेंट होती है कार्बन रोड के ऊपर, उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरा वाला हुआ ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। नाउ व्हाट इज द कॉमन वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय अ ड्राई सेल। जो हम एक नॉर्मल सेल लेते हैं उसके अंदर वोल्टेज बहुत ही कम होती है, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होगी तो वो तो हमें करंट लग सकता है उससे तो। लेकिन अगर हम जो एक सिंपल सा सेल लेते हैं तो उससे हम हाथ में भी अपने पकड़ लें चाहे, उससे हमें ज्यादा हाई वोल्टेज का करंट लगता ही नहीं। सो वो वेरी लो वोल्टेज का करंट होता है, दैट इज 1.5 वोल्टेज। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। तो जिस चीज के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, तो उसमें क्या होता है। सो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू हीट एनर्जी। तभी तो आपने ये तो वैसे एक क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था कि जब हमें बल्ब को ग्लो कराना होता है, बल्ब को ग्लो कराने के लिए हमें क्या चाहिए, जब उसमें से करंट पास करता है तो उसके जो अंदर फिलामेंट होता है वो हीट अप हो जाता है। वो हीट अप होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इसमें क्या है, वही चीज लिखी हुई है, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और वो उसकी वजह से क्या होता है, हमें बल्ब ग्लो होता दिखता है। तो उसी का रीजन होता है ये कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी के अंदर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस 12th क्वेश्चन। नाउ 13th नंबर क्वेश्चन, निक्रोन इज एन अलॉय, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स मेड अप दिस अलॉय। तो अलॉय बनाने के लिए निक्रोन के अंदर कौन कौन से मेटल यूज होते हैं, तो दैट इज निकल, Ni मीन्स निकल, एंड क्रोम means chromium. I hope this is clear. Now the 14th question is, what is the splitting of a compound using electricity called? अगर हमें किसी भी कंपाउंड को स्प्लिट करवाना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ये हमने वीडियो में भी पढ़ा था। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो करवाने के लिए हीट एनर्जी चाहिए। सो इसमें क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब इलेक्ट्रिक बल्ब तभी ग्लो करेगा अगर उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट आएगा। तो फिलामेंट, जो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है वो हीटअप हो जाता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करता है। नाउ व्हाई आर एलईडी एक्सटेंसिवली यूज टू रिप्लेस बल्ब। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब हम बल्ब को प्रोड्यूस करने के लिए लगाते हैं, वो एक तो वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और वो उसके अंदर उसका लाइफ स्पैन भी कम होता है और उसमें पावर भी बहुत ज्यादा यूज होती है। सो एलईडी में ये सब नहीं होता। तो इसके तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट कि उसमें लेस इलेक्ट्रिसिटी लगती है एलईडी बल्ब्स में और उसको हाई हैव लॉन्गर लाइफ होती है, उसकी लॉन्ग समय के लिए चलती है। लेकिन जो बल्ब होते हैं वो एलईडी वाले नहीं होते। अगर सिंपल बल्ब को आप देखोगे तो वो जल्दी ही फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और हैव मोर पावर, और एलईडी के अंदर पावर भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सी वाटर सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इनके कंपैरेटिव, क्योंकि सी वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स और एसिड्स प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, दैट्स वाई सी वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following effects of electric current is responsible for deflection of a compass needle in an electric field? ये मैं आपको एक मैग्नेटिक नीडल दिखाई थी, ठीक है, उस मैग्नेटिक नीडल के अंदर, कंपास नीडल के अंदर आपको मैंने दिखाया था जब भी कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी अगर उसमें से फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक नीडल क्या होगी, एकदम अपना जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो वो डिफ्लेक्शन इसलिए करती है क्योंकि उसके मैग्नेटिक इफेक्ट होता है करंट का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ दीज इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? हमने इस चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि एक मेटल की लेयरिंग दूसरे किसी मेटल के ऊपर कर देना। जैसे कि हमने गोल्ड प्लेटिंग हम करते हैं किसी भी सिल्वर के मेटल के सिल्वर ज्वेलरी के ऊपर, ठीक है, गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। गैल्वेनाइजिंग का मतलब भी यही होता है कि हम किसी आयरन के ऊपर मतलब उसको रस्टिंग से बचाने के लिए जिंक की कोटिंग कर देते हैं। फिर आयोडाइजिंग भी यही होता है। तो ये तीनों प्रोसेस सेम होते हैं और ये इंडस्ट्रियल में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह में। तो ऑल ऑफ द अबव, तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्योर वाटर जो होगा वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बिकॉज उसके अंदर कोई भी सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सॉल्ट्स, एसिड्स और ये जो होते हैं ये दोनों जिसमें भी प्रेजेंट हो गए वो ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बट हम डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है प्योर वाटर जिसमें कोई भी सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं है। तो डिस्टिल्ड वाटर क्या हुआ? अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ 21st क्वेश्चन, कैन्स यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर इलेक्ट्रोप्लेटेड? हमने पढ़ा था टीन कैन यूज होते हैं, ठीक है, टीन की कैन्स यूज होती हैं इंस्टेड ऑफ कोई और मटेरियल की जगह टीन कैन यूज होती हैं क्योंकि वो जितना भी उसके अंदर फूड स्टोर करते हैं तो वो फूड स्पॉइल नहीं होता, ठीक है। सो टिन ऑन टू आयरन, आयरन के ऊपर एक टिन की कोटिंग कर देते हैं जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही एक एग्जाम्पल था। तो उसकी वजह से फूड आपका स्पॉइल नहीं होता, या फिर स्टोरेज आप कर सकते हो फूड की लॉन्गर टाइम के लिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, what is iron coated in order to protect it from corrosion and rust? तो जिंक की हम कोटिंग कर देते हैं आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? रस्ट क्या होता है? जंग वगैरह लग जाना। जंग लग जाता है तो आयरन क्या हो सकता है? खराब हो सकता है, ठीक है। तो उस आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही एग्जाम्पल है। अब नाउ क्वेश्चन 23, why is जिंक बेटर देन टिन फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग? बिकॉज पहली बात तो जिंक जो होता है वो बेटर इसलिए है कि वो प्रिवेंट करता है इवन व्हेन द जिंक लेयर इज ब्रोकन। अगर कहीं पे जिंक की कोटिंग की हुई है किसी आयरन के ऊपर, अगर कहीं से वो मतलब आपने जिंक ब्रोक भी हो गया, वो लेयर ब्रोक भी हो गई, तब भी वो प्रिवेंट करेगा उस आयरन को रस्टिंग से। तो इसलिए रस्टिंग से बचाने के लिए जिंक की लेयर बहुत जरूरी होती है। तो दैट्स वाई जिंक इज बेटर देन टिन। Now 24th question, which of the following statement is correct? Distilled water is a good conductor. No, it is a bad conductor. An LED glow even when a weak electric current flow through it. ये तो correct है। हमने पढ़ा था ना, अभी यहाँ पे भी पढ़ा था कि उसको लेस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जिस चीज को ग्लो करने के लिए लेस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वो एलईडी क्या है, वो इजिली ग्लो कर जाती है, ठीक है। ओनली हाइड्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नो, हाइड्रेटेड सॉल्ट से क्यों करेंगे, सारे सॉल्ट्स कर सकते हैं। जिंक प्लेटिंग इज डन टू मेक द ऑब्जेक्ट स्क्रैच प्रूफ। नो, जिंक प्लेटिंग इज डन टू मेक द प्रोजेक्ट, उसको आप रस्टिंग से बचाने के लिए करते हो, ना कि उसको स्क्रैच प्रूफ बनाने के लिए। वो तो हम क्रोमियम करते हैं, जो हमने चैप्टर में भी रीड किया था, जो उसको मतलब कि उसके ऊपर एक शाइनिंग सरफेस बना देते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, that X is a good conductor of electricity. Which of the following could be X? X क्या हो सकता है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो अपने बीच में से इजिली कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। सॉलिड सोडियम क्लोराइड, सॉलिड की तो हम बात नहीं कर रहे, ठीक है, सॉलिड के अंदर से तो इजिली नहीं फ्लो करेगा। विनेगर लिक्विड सॉल्यूशन है और विनेगर क्या होता है? एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल वाटर तो प्योर वाटर होता है, वो तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लिक्विड ऑक्सीजन भी ये नहीं होता। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस।
नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द प्रीवियस कॉन्टेस्ट क्वेश्चंस में हम डिस्कस कर रहे हैं. इन अ सेल बाय कन्वर्जन फ्रॉम वेयर डज द चार्ज सीम्स टू बी फॉलोइंग थ्रू. फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. हमेशा चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, ये एक रूल है. ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा चार्ज फ्लो करेगा. तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज मेटल्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये कोई मेटल है, हमने पढ़ा था कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो एटम्स का मिलकर बना होता है. ठीक है, एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स होते हैं. तो अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं. तो दैट्स वाई इन मेटल आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द एटम. दैट्स वाई दे आर गुड कंडक्टर, क्योंकि वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो जैसे ही उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे. ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा किसी भी सर्किट से. दैट्स वाई मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ why are cans used for storing soft drinks or food item usually electroplated with tin. क्योंकि टिन लेस रिएक्टिव होता है, जबकि दूसरे मेटल्स जैसे आयरन हो गया, अगर उसको आप मॉइस्चर में रख दोगे तो वो जल्दी से कोरोजन हो जाएगी, उसमें जिंक मतलब उसके अंदर जल्दी से रस्टिंग होना शुरू हो जाएगी. लेकिन अगर टिन को आप थोड़ा मॉइस्चर भी उसके पास होगा तब भी वो लेस रिएक्टिव होगा. तो मेटल कैन बी मेड ऑफ टिन. तो मेटल की जगह टिन ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए फूड को. ठीक है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सल्फेट आयंस मूव्स टुवर्ड्स द एनोड. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में. आप ये पूरा का पूरा इसका मैंने एक एक्टिविटी परफॉर्म कराई थी, वहां से आप ये देख भी सकते हो. अ बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द प्रोब्स आर हैंगिंग इन एयर. एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, आयरन वेसल्स आर कोटेड विद टिन टू प्रिवेंट रस्टिंग. ये भी हम पढ़ चुके हैं कि आयरन को हम एक कोटिंग कर देते हैं. ये भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही एग्जांपल है कि आयरन को हम कोट कर देते हैं किससे, टिन के साथ, ताकि वो रस्टिंग ना हो पाए, वो कोरोजन ना हो उसमें. ठीक है, अब इस वाले एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करो. और अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या पर्पस क्या था, टू गेट आयरन इलेक्ट्रोप्लेटेड. ये वाला हमने ऑलरेडी सर्किट कहाँ वीडियो में भी देखा था, तो आप ये वाला वहां से भी देख सकते हो. सेटअप पूरा का पूरा वीडियो में मैंने एक ड्रॉ करके समझाया था. सो ये इसका मेन पर्पस क्या था कि वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए आयरन की. ठीक है, नाउ द सेकंड 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑन डिजायर्ड मेटल. एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की एक लेयर को बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. नाउ द 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. Acids are bad conductor of electricity. As we all discussed in the full chapter, I told you that salts and acid are good conductor of electricity. But in this, acids are bad conductor of electricity. तो ये तो wrong ही हो गया. तो note आ गया ना इसमें. तो ये C option is correct in this. Now the charges present in the various objects are shown in giver. अब हमने ये चीज पढ़ी थी कि कोई भी सेम चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो डिफरेंट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो जहां पर भी ये देखो, अब इसमें क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव. ठीक है, सो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. अब हमने इसके अंदर बताना है कि रिपल्शन किस में होगी. अब पॉजिटिव और पॉजिटिव सेम चार्जेस है तो ये यहाँ पे रिपेल करेंगे. सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस स्टेटमेंट. Now we discuss our next chapter, that is chapter number 5, some natural phenomena. So let us now start with the question 1. What is the force present between two charged body called? जब भी कोई दो चार्ज बॉडी होती हैं तो उनके बीच की फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये आपको जो करुणा मैम ने भी एक चैप्टर करवाया था, चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर, उसमें भी ये आपको गिवन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन. ये आप वहां से भी देख सकते हो. नाउ What happen when two bodies are rubbed against each other? जब दो बॉडीज को हम रब करते हैं तो वो क्या होता है, they acquire equal and opposite charges. उनके अंदर चार्जेस का एक्सचेंज हो जाता है और जिसकी वजह से वो बॉडी चार्ज हो जाती है और उनकी वजह से उसकी जो हमने ये वाला मैंने आपको बैलून के साथ एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दिखाई हुई थी, वीडियो में भी इसके बारे में है कि दे एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. अब थर्ड क्वेश्चन, सपोज यू आर इन अ कार एंड देयर इज अ थंडरस्टॉर्म. Which of the following is the best way to protect yourself
फ्रॉम पॉसिबल हार्म। तो आप कार में ही रहो, अगर थंडरस्टॉर्म बिजली बहुत तेज कड़क रही है बाहर, तो आप इट्स बेटर कि आप गाड़ी में ही रहो, बिकॉज आपको डायरेक्ट वो आप जो ह्यूमन बॉडी होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बीच में से इजिली पास हो जाएगा। बट आप अगर आप कार के ही अंदर रहोगे तो आप अपने आप को थंडरस्टॉर्म से प्रोटेक्ट कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? So Coulomb is a unit of electric charge. Next question, what happened when an ebonite rod rubbed with a fur and a glass rod rubbed with a silk? तो brought near each other, they attract each other because दोनों के दोनों roads हैं, अलग हैं, उनके जो चार्जेस होंगे वो भी अलग होंगे। एक को एबोनॉइड रोड को आपने फर के साथ रब किया है, जबकि ग्लास रोड को आपने सिल्क के साथ रब किया है। सो वन में एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर लाइटनिंग रोड्स मेड अप ऑफ? लाइटनिंग रोड कॉपर की मेड अप होती हैं, ठीक है। कॉपर की जो रोड्स होती हैं लाइट वाली, वो कॉपर की बनी होती हैं। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप? ये मैंने आपको एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप भी ड्रॉ करने के लिए डायग्राम भी दिया था इन योर वर्कशीट, टू डिटेक्ट एंड टेस्ट स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्जेस। स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, जिसमें हमने एल्यूमिनियम फॉइल को रिफ्लेक्ट होता दिखाया था एक दूसरे से, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। नाउ वाई इज लाइटनिंग कंडक्टर इज इंस्टॉल्ड इन अ बिल्डिंग? हमने बिल्डिंग के अंदर लाइटिंग एक रोड स्ट्रक्चर मेटेलिक रोड कंडक्ट देखा था, तो वो क्या करता है, वो आपकी बिल्डिंग को थंडर स्टॉर्म से बचाने के लिए। सो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू द ग्राउंड। सारा का सारा इलेक्ट्रिक चार्ज ग्राउंड में चला जाए और आपकी बिल्डिंग जो है प्रोटेक्टेड रहे, उसको डायरेक्ट थंडर स्टॉर्म से अफेक्ट ना हो। तो दैट्स वाई लाइटनिंग कंडक्टर हम यूज कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ? ये भी हमने पढ़ा था। तो इसमें हमने क्या देखा था कि जब हम किसी ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम इट। उसमें से मैंने आपको एक चीज बताई थी, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव करते हैं लेकिन प्रोटॉन्स नहीं मूव करते, प्रोटॉन स्टैटिक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स उस ग्लास रोड में से रब करने की वजह से मूव हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम इट। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू टच अ चार्ज्ड बॉडी, अगर आपने किसी चार्ज्ड बॉडी को, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोस्कोप का एग्जांपल भी बताया था, उसमें अगर आप जो रिफिल को आप रब करने के बाद उसके ऊपर टच करते हो, अगर उस रिफिल को आपने डायरेक्ट अपनी फिंगर से टच कर दिया तो जितना भी चार्ज उस रिफिल को आपने रब करके प्रोड्यूस किया था वो सारा का सारा आपकी फिंगर के थ्रू अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। सो आपकी फिंगर ने क्या किया, अर्थिंग हो गई वहां पे। सो ये अर्थिंग वाला भी मैंने आपको वीडियो में समझाया था। So when a charged body is rubbed and the charge flow through the earth, उसको मतलब throw you into the earth आपके चला जाए तो उसको हम अर्थिंग बोलते हैं। Now the next question, what is the nature of electric charges generated by rubbing two objects? तो वो static charge होता है, ठीक है। नेचर क्या उसका होता है, स्टैटिक होता है। वो ये नहीं है कि वो मतलब कि वो थोड़ी देर के ही लिए, अगर उसको रब करना बंद कर दोगे फिर वो खत्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। विच लेयर ऑफ द अर्थ इज एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर? ये हमें पता ही है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वही एटमोस्फेयर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है और उसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम हैज नो चार्ज? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं और न्यूट्रॉन मीन्स न्यूट्रल, जिसमें ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब नो चार्ज किस में हुआ, न्यूट्रॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, when we remove polyester or woolen cloth in dark, we see a spark and hear a crackling sound. Which of the following is responsible for it? तो उसका आंसर है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन आपकी वर्कशीट्स में भी गिवन है, तो आप ये वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो थंडरस्टॉर्म थोड़े टाइम के लिए होता है। ये मतलब जैसे सॉरी थंडरस्टॉर्म नहीं, वो जो थोड़ा सा स्पार्कलिंग और क्रैकलिंग साउंड आपको सुनाई देती है आपके विंटर क्लोथ्स में से, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। Which of the following allow the transfer of electric charge from one charged object to other? तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। कंडक्टर ही एक चार्ज को, एक बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्ज को दूसरी बॉडी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, उसको मतलब उसको ट्रांसफर कर देता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ इज द लाइटनिंग स्ट्रिक दैट वी सी? सो द लाइटनिंग स्ट्रिक्स क्या होती हैं जो हम देख सकते हैं, एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो हम स्ट्रिक्स नजर आती हैं हमें लाइटनिंग में, वो क्या होता है, एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज। जो मैंने आपको जब आप किसी क्लाउड के बारे में एग्जांपल दिया था, तो ऊपर सारा पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता है, नीचे सारा नेगेटिव नेगेटिव, तो ये एक्यूमुलेशन हो जाती है चार्जेस की, जिसकी वजह से हमें
लाइटनिंग स्ट्रिक्स नजर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। तो मैंने आपको बताया था आप एक स्क्वेट लो ऑन द ग्राउंड, आप कभी भी लेटोगे नहीं ग्राउंड के ऊपर, आप स्क्वेट मार के मतलब यू फोल्ड योर नीज और आप अपना हेड को आप डाउन कर लो, ताकि आपका ये वाला स्क्वेट लो क्या होता है, ये एक फिगर आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आप ये वहां से देखो कि वो पोजीशन एक्चुअली होती कैसी है, जिसमें एक पर्सन फोल्डेड लेग के साथ नीचे ग्राउंड पे बैठा हुआ है और वो बिल्कुल अपना नेक उसने नीचे की तरफ की हुई है, ठीक है, उसको हम स्क्वेट लो बोलते हैं, ग्राउंड पे बैठना, ठीक है। नाउ 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज द मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक। सो दैट इज जापान, ठीक है, जापान के अंदर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक होते हैं इन ऑप्शंस के अंडर, ठीक है। विच आर द हाई स्पीड विंड्स अकम्प्लिश्ड विद, मतलब हाई स्पीड विंड्स जो होती है अकम्पनीड विद रिड्यूस्ड प्रेशर, जितनी ज्यादा हाई स्पीड होगी प्रेशर उतना ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बॉडी बी चार्ज। सो आप कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, किसी से भी आप किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हो, तो ऑल ऑफ दिस, ये तीनों ही ऑप्शन क्या हुए करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेचुरल कैलेमिटीज कैनॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली इन एडवांस। अर्थक्वेक, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अर्थक्वेक जो है वो हम बिल्कुल भी एडवांस में एक्यूरेटली नहीं पता कर सकते कि आज इस पर्टिकुलर पोर्शन में अर्थ के अर्थक्वेक आएगा। जैसे हमने पढ़ा था कि लाइटनिंग का तो वेदर जो डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो बता भी देते हैं कि आज मौसम ठीक नहीं है, तो इस वाले एरिया में हो सकता है थंडर स्टॉर्म आने के चांसेस ज्यादा है, बट अर्थक्वेक के बारे में एडवांस में हम पता नहीं बता सकते एक्यूरेटली, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती एडवांस में। नाउ 22nd क्वेश्चन, व्हाट आर द वीक जोन्स ऑफ द दैट आर प्रेजेंट अराउंड द बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स अंडरनेथ द अर्थ एंड कोज स्लाइड्स एंड अर्थक्वेक कॉमनली नोन एज। तो उसे हम फॉल्ट जोन या सिज्मिक जोन बोलते हैं। ये मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, जब भी कोई प्लेट्स होती हैं तो प्लेट्स के जो आपस वाला पोर्शन होता है, जो वीक जोन होता है, जहां पे अर्थक्वेक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उन पोर्शन को हम सिज्मिक जोन या फॉल्ट जोन बोलते हैं, ठीक है। सो ये मैं आपको वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक मेजर्ड। ये भी आपको एक क्वेश्चन गिवन था, रिक्टर स्केल जो होता है उस पे हम अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर 1 to 5 तक भी या 4 या 3 ऐसे वाले मैग्नीट्यूड तक भी अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो वो बहुत मतलब उसका हमें फील नहीं होता, लेकिन अगर 5, 6, 7 तो इस मैग्नीट्यूड पे अगर अर्थक्वेक आएगा तो वो बहुत ही डेंजरस होता है और उससे बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी और लाइफ को डैमेज होता है, ठीक है। तो रिक्टर स्केल जो होता है वो ये मैग्नीट्यूड डिफाइन करने के लिए हेल्प करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन एन अर्थक्वेक मोस्ट लाइकली टू अकर। हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, ये जो गुजरात सिटी थी, गुजरात जो वो है स्टेट है, उसके अंदर हमने देखा था कि भुज रीजन में 2001 में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक के इफेक्ट्स हमें देखने को मिले थे। तो गुजरात में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक के चांसेस होते हैं, ठीक है। विच स्टेट? तो गुजरात इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिक स्पार्क। इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से लाइटनिंग होती है, दैट वी ऑल स्टडी इन द चैप्टर ऑल्सो। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अ चार्ज बॉडी रिपेल्स बॉडी पोजेसिंग सिमिलर चार्ज। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेम चार्जेस की बॉडी होंगी। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर नेगेटिव है वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग में सबसे इफेक्टिव क्या होता है? तो टीवी, टेलीफोन, रेडियो, ये सारे के सारे इफेक्ट हो जाते हैं लाइटनिंग के टाइम पे, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस, ये हम ऑलरेडी आपके पॉइंट उसमें चैप्टर में भी रीड कर चुके हैं, आपको वीडियो में भी मैंने ये सब कुछ बताया हुआ है एडवांस में। हाउ इज लाइटनिंग यूजफुल टू अस? तो लाइटनिंग यूजफुल कैसे है? इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड प्रमोट्स प्लांट ग्रोथ। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करती है। ओजोन इज फॉर्म्ड विच प्रिवेंट अल्ट्रावायलेटिक रेज फॉलिंग ऑन द अर्थ, ठीक है। इट हेल्प्स अस इन इवोल्यूशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज। तो ये लाइटनिंग सारी ही चीजों में जरूरी है, लाइटनिंग एक प्रोसेस भी है, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ दिस, इन सब में ये यूजफुल है। व्हाट हैपन व्हेन वाटर वेपर्स चेंजेस टू लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स?
तो हीट इज रिलीज्ड। ये होगा जब भी वाटर वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड, वाटर वेपर्स भाप जब भी लिक्विड में चेंज होगी तो वहां पे हीट इज रिलीज्ड, तो वहां पे आप एक हीट की रिलीज आप देखोगे, ठीक है। नाउ विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट is not true? Which of the following statement is not true? So a glass rod when rubbed with silk acquire negative charge, तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है। ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है एक स्टेटमेंट कि जब ग्लास रोड को आप किसी रब करते हो सिल्क क्लॉथ के साथ तो वहां नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, नहीं, उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज फ्रेगमेंटेड? हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है क्रस्ट सारी की सारी फ्रेगमेंटेड होती है, यानी कि वो सारे के सारे फ्रेगमेंट्स से बनती है, और जो सारे फ्रेगमेंट्स हैं उन्हें हम प्लेट्स बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट इज earthquake at two places M and N are measured as 2 and 4. How is the magnitude and their destructive energy at M and N related? सो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैग्नीट्यूड जितना हाइयर होएगा रिक्टर स्केल के ऊपर उतना ज्यादा अर्थक्वेक डेंजरस होगा या उतना ही ज्यादा कैलमिटीज कॉज करेगा, ठीक है। सो ट्रीमर एट एन इज 1000 टाइम्स स्ट्रोंगर देन द ट्रीमर एट एम। तो ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं कि जो एम के ऊपर है वो ट्रीमर 2 मैग्नीट्यूड का है, 4 के एन के ऊपर जो है वो 4 का है, तो ऑलरेडी इससे 1000 टाइम्स स्ट्रोंगर हो जाएगा, ठीक है। तो जो एन वाले प्लेस पे ट्रीमर आएगा वो ज्यादा स्ट्रोंगर होएगा देन द एम। नाउ वेयर इज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ थिकेस्ट? सबसे ज्यादा कहां पे क्रस्ट थिकेस्ट होएगा? ऑफ कोर्स एट द कॉन्टिनेंट्स। ओशियन में तो अर्थ क्रस्ट थिकर होगा नहीं क्योंकि वो तो बहुत डीप डाउन है। अर्थ के ऊपर आप देखो कि कितना सारा पानी होता है, ठीक है। ओशियंस में तो होगा नहीं, पोल्स पे भी नहीं होगा, नियर फोल्ड्स पे भी नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंट्स में ही अर्थ क्रस्ट होएगा क्योंकि अर्थ तो कॉन्टिनेंट्स में ही है ना, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कैन कॉज एन अर्थक्वेक? अब नाउ द ऑप्शंस, मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट, ऑफ कोर्स ये हम पढ़ चुके हैं कि कोलैप्सिंग और हमारी ब्रशिंग, दो टाइप की मैंने मूवमेंट्स बताई थी, तो ये दो मूवमेंट्स होती हैं अर्थ प्लेट की, उसकी वजह से तो अर्थक्वेक होता ही है। वोल्केनिक एरप्शन की वजह से भी होता है। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ये भी दूसरे अदर रीजंस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अर्थक्वेक इनकी वजह से भी हो सकता है। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। सो ऑप्शन डी 1, 2 and 3 ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रिस्पॉन्स ऑफ द रॉक टू स्ट्रेस डिपेंड? मतलब कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रॉक टू स्ट्रेस डिपेंड करता है रिस्पॉन्स, ठीक है। इट्स टेम्परेचर, the speed of stress applied, the confining pressure on the rock. So all these three are correct. So students, this is all for today. I hope आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर समझ आ गए हैं। If you found any problem, then you can directly contact me on WhatsApp number. And आप मुझे मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। And students, all the best for your exams and start preparing for that because आपके मंडे से एग्जाम्स हैं। And today I am not going to give you any worksheet, so just try all the questions that is given in your this talent and Olympiad book. So all the best students, have a nice day. Thank you.